वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। थोड़ी सी लाइट कम है दोस्तों, थोड़ा देर के लिए काम चला लो। कोशिश करता हूँ, हल्का सा एक्सपोजर मैंने बढ़ा दिया है। चलो कोशिश करेंगे बढ़िया सा वीडियो समझ में आया आपको बच्चों। किनेमेटिक्स की पहली क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। थोड़ी तेज पढ़ाता हूँ, आप मेरी आदत जानते हैं, और वीडियो स्लो मोड करके देख लेना भाई, आदत से तो मजबूर हूँ। चलिए पहली बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, हम बात करेंगे इस चैप्टर में। पहले टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं भाई, कीनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, व्हाट इज कीनेमैटिक्स? स्टडी ऑफ मोशन। यस, इसमें हम स्टडी ऑफ मोशन पढ़ेंगे। लिख लो, व्हाट इज कीनेमैटिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन का कारण नहीं पढ़ेंगे। ओके, मोशन का कारण नहीं पढ़ेंगे। तुम भाग रहे हो, तुम भाग रही हो, तुम चल रहे हो, दौड़ो दौड़ो, ठीक ना, तो तुम्हारे दौड़ने की स्टडी है। मैं तुम्हारे दौड़ने की स्टडी करूंगा। तुम क्यों भाग रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पीछे कुत्ता भाग रहा है, इसलिए तुम भाग रहे हो। बट मुझे, अगर मैं तुम्हारे पीछे के रीजन की स्टडी नहीं करूंगा, अगर मैं रीजन की स्टडी करूंगा तो वो फिजिक्स की अलग ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। बट अभी हम बात करेंगे केवल आपके मोशन की। हम आपके मोशन को देखेंगे कि तुम भाग रहे हो, तुम क्यों भाग रहे हो उस पर बात मत करना, तुम क्यों भाग रहे हो उस पर बात मत करना। तो यदि आप भाग रहे हैं, आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपके मोशन की, यदि मैं स्टडी आपके केवल मोशन की करूं, तो फिजिक्स की इस ब्रांच को क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? कीनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? कीनेमेटिक्स। तो बच्चों कीनेमेटिक्स क्या हुआ भाई? कीनेमेटिक्स हुआ, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन। ओके, तो लिख लो कीनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन, बस स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन की बात हो गई, कीनेमेटिक्स की बात हो गई। अब दूसरी बात आती है बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट की, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, तो बात कर रहे हैं बच्चों हम पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, इफ द, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूरी खुद में ट्रेवल करे, जिसकी खुद की साइज उसके द्वारा तय की गई दूरी के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी सी हो, मतलब ए ऑब्जेक्ट विच डायमेंशंस या विच लेंथ, विच डायमेंशंस बोलते हैं, डायमेंशंस में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ओके, है ना। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डायमेंशन उसके द्वारा ट्रेवल की गई डायमेंशन की तुलना में बहुत छोटी हो। बेटा एग्जाम्पल में बात करता हूं आपको, देखो एग्जाम्पल, ट्रेन चली कहां से? दिल्ली से। कहां पहुंच गई? कानपुर। कहां पहुंच गई? कानपुर। दिल्ली से कानपुर तक की डिस्टेंस पता? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। 1100 किलोमीटर मान लेता हूं भाई, केस मत कर देना, मेरे को नहीं पता है। 1100 किलोमीटर मान ली मैंने। दिल्ली से चली गई कानपुर तक के लिए ट्रेन चली, डिस्टेंस है कितनी? 11। ये ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी है, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। अब बेटा मैं तुमको अगर खुद कहूं तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रेन है। चलो ट्रेन को गोली मारो, कार ले लो। एक कार चली है बेटा रोड में, एक कार चली है रोड में चली कार, इसकी डिस्टेंस इतनी है 1100 किलोमीटर। बेटा कार कितनी बड़ी होगी? कार की खुद की लेंथ कितनी साइज होगी? छोटी सी। कार कितने कार किलोमीटर में थोड़ी ना होगी, कुछ मीटर की होगी, 3 मीटर 4 मीटर की कार होगी। कहाँ 1100 किलोमीटर, कहाँ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, बताओ। तो उस डिस्टेंस के सामने क्या ये जो छोटी सी कार की डिस्टेंस है, क्या ये कोई दम रखती है? नहीं, मतलब उसके सामने ये बहुत ही नेग्लिजिबल है। क्या है? बहुत नेग्लिजिबल। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं बेटा मेरे पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती किसके समान है? राई के दाने के समान है ना। तो धरती क्या हुई? अर्थ क्या हुई वहां पे? धरती मीन्स अर्थ बच्चों, है ना। तो क्या हुई? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अर्थ क्या हुआ वहां पे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। बिकॉज अर्थ जो डिस्टेंस कवर करती है, अर्थ जो डिस्टेंस कवर करती है उसके कंपैरिजन में अर्थ की खुद की साइज बहुत कम है। समझ गए ना। फुटबॉल का मैदान है, फुटबॉल के मैदान में जब मैच चल रहा होता तो फुटबॉल कुल कितने लोग किक मार रहे होते हैं? फुटबॉल बेचारी कितना चल के आ रही होती, कई किलोमीटर चल चुकी होती फुटबॉल। बट यदि मैं उतने किलोमीटर से फुटबॉल के किलोमीटर को कंपेयर करूं तो फुटबॉल का किलोमीटर कितना होगा? 0.00 कुछ, और वो जो चल चुकी है वो तो 50 किलोमीटर के समथिंग भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मगर उसकी चली गई डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा। तो ऐसी चीजों को अपन क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया ना। इन चीजों को हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब चलिए बच्चों,
अब हम बात करते हैं, चैप्टर के अंदर आते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पोजीशन की। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? पोजीशन की। तो बेटा पहला टॉपिक है नोट्स, देख लो बेटा, नोट्स जिसके पास ना हो मंगा लेना। ओके, मैसेज करो। पोजीशन, फर्स्ट पॉइंट है पोजीशन, देख लीजिए, पहला पॉइंट आना पोजीशन। यार फिजिक्स में पोजीशन का बड़ा महत्व है, बिना पोजीशन के आप किनेमेटिक्स की बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। मान लो यार आपका ये घर है, कोई आपका घर है और ये घर सेंटर पे आपका, ये आपका घर है। आप थोड़ा समय मान लो आप एफिल टावर आपका घर है, एफिल टावर में रहते हो, आप बहुत बड़े आदमी हो। ओके, पेरिस के धनवान, हम तो कंगाल हैं, आप रहो भाई एफिल टावर में, मजे करो। अब ये देखो बेटा, एफिल टावर में आप रहते हो, एफिल टावर से हम पूछेंगे कि बताएंगे इधर से एफिल टावर आपकी पोजीशन कहाँ होगी। यहाँ वाला बंदा बोलेगा यार आपके घर जाने के लिए आपको चलना पड़ेगा 5 किलोमीटर ईस्ट। क्या चलना पड़ेगा? 5 किलोमीटर ईस्ट। यहाँ वाला बंदा जो बोलेगा, ये बोलेगा 4, मतलब इधर से चलना पड़ेगा, बोलेगा 5 किलोमीटर या 5-4 कुछ भी ले लो, 5 किलोमीटर। इधर ईस्ट है तो इधर क्या होगा बेटा? वेस्ट। इधर से पड़ेगा क्या? वेस्ट की तरफ पड़ेगा। बोलो हाँ। मतलब पोजीशन इसके लिए अलग आ रही है, इसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन अलग है, और इसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन अलग है। ये जो रिस्पेक्ट चलता है, रिस्पेक्ट मतलब कहां पर हो आप। सिंपली लाइट आ चुकी है बच्चों, चलो ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कमेंट आ रहे सर, आप गोरे हो गए। गोरा नहीं हुआ, लाइट आ गई बेटा, सही कर देता हूं। चलो बेटा तो देखो 5 किलोमीटर ईस्ट है, ये ईस्ट है, मतलब आप ईस्ट, इधर से आपको वेस्ट पड़ेगा, इधर से आपको ईस्ट पड़ेगा। दोनों में फर्क आ रहा है। ये दोनों में फर्क क्यों आ रहा है बेटा? दोनों में फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके रेफरेंस अलग अलग हैं। आपका एक रेफरेंस ये है, एक रेफरेंस ये है। तो फिजिक्स में एक टर्म आता है बच्चों रेफरेंस। क्या आता है? रेफरेंस। मतलब शुरुआत कहां से कर रहे हो, इसका मतलब शुरुआत कहां से कर रहे हो। आई बात समझ में ना? नहीं आया? फिर से समझाता हूं। यार एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूंगा क्यों तुम्हारा घर कितने किलोमीटर दूर है? मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारा घर कितने किलोमीटर दूर है। चलो अंकिता तुम ही बताओ बेटा, तुम्हारा घर कितने किलोमीटर दूर है? ये कहां से बता रही हो? नहीं 7 किलोमीटर ठीक है, बट तुम कहां से बता रही हो? 7 किलोमीटर कहां से? अरे नहीं नहीं, गलत बोल गए। 7 किलोमीटर यहां से बता रही हो तुम, जहां से बैठी हो। हाँ तो तुमको मैंने परमिशन दी कि तुम यहां से बताओ? नहीं दी ना, बट तुमने अपने मन में सेटल कर लिया कि सर मेरा घर कितने किलोमीटर है? 7 किलोमीटर है। मैं बात, जबकि मतलब अपने आप आपने रेफरेंस सेट कर लिया, अपने आप आपने रेफरेंस सेट कर लिया। मैं पूछूंगा बेटा आपकी स्कूल कितनी किलोमीटर है, तो आप ये नहीं बोलोगे सर 600 किलोमीटर दिल्ली से, बोलोगे सर 5 किलोमीटर। अरे 5 भी क्यों, 2 किलोमीटर भी होगी मुश्किल से, है ना? यहीं पर आप रेफरेंस सेट कर लिए। तो ये कहलाता है जहां पर आप बैठे हो उस चीज को बोलते हैं क्या? रेफरेंस। क्या बोलते हो? रेफरेंस। और फिजिक्स में हर चीज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस डिफाइन होती है। फिजिक्स में हर चीज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस डिफाइन हुआ करती है। आ गया समझ में ना? मतलब एक ही जगह को, एक ही जगह की पोजीशंस अलग अलग रेफरेंसेस के लिए अलग अलग हो सकती हैं। जैसे अंकिता ये आपकी स्कूल है, माई लविंग स्कूल, ओके दिस इज योर स्कूल। और आपका एक फ्रेंड यहाँ रहता है, हिज नेम इज ए। एक फ्रेंड आपका बी यहाँ रहता है, एक फ्रेंड आपका सी यहाँ रहता है। उसके लिए इसकी स्कूल की पोजीशन ये होगी, स्कूल की पोजीशन ये होगी, और ये स्कूल की पोजीशन ये होगी। बोलो हाँ, अलग अलग हैं कि नहीं है? तो भैया फिजिक्स में जब आप इन तीनों को पढ़ोगे, मे भी चलो मान लेते हैं एक बार, मान लो कि डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, या डिस्टेंसेस सेम है, सॉरी मैं कहना चाह रहा था डिस्टेंस सेम है। ये भी मान लो 4 किलोमीटर पे रहता है, ये भी 4 किलोमीटर पे रहता है, ये भी 4 किलोमीटर पे रहता है। बट क्या 4 किलोमीटर बताने से काम चल जाएगा केवल? नो, उसे बताना पड़ेगा 4 किलोमीटर किस तरफ, कहाँ, ड्यू ईस्ट, ड्यू वेस्ट, या कितने डिग्री एंगल पे। एक बार मेरे मामा जी आ गए, मुझे कॉल करने लगे भाई यहाँ पे, भाई तुम्हारा घर कहाँ? मैंने कहा बस 5 किलोमीटर चले आओ। तो बोले बेटा मैं 5 किलोमीटर कहाँ चला जाऊं घूमते हुए, 5 किलोमीटर में तो मेरे सर्किल बन रहा है चारों तरफ, ऐसे यदि मैं 5 किलोमीटर कहीं भी चला जाऊं। सो दैट इज ए प्रॉब्लम। मतलब आपको फिजिक्स में पोजीशन में एक और चीज आती है, वेक्टर, डायरेक्शन। क्या आती है?
डायरेक्शन। तो बेटा पोजीशन जब बात करो किसी की पोजीशन बताने के लिए तो मेन 3 चीजें। नंबर 1 रेफरेंस, कहां से रेफरेंस कहां से चले, समझ गए ना। दूसरा डायरेक्शन मतलब किस ओर चले, कहां से चले किस ओर चले, समझ गए। और तीसरा है डिस्टेंस। तीसरा क्या है? डिस्टेंस, कितना चले, कहां से चले, किस ओर चले और कितना चले। तुम खुद मन में सोच के बताओ, क्या इन तीनों के बिना आप कहीं पर पहुंच सकते हो? कहां से कहां तक, किस दिशा में और कितना। तो ये पूरा हो करके एक कंप्लीट पोजीशन को डिफाइन करता है। ये पूरा हो करके एक कंप्लीट पोजीशन को डिफाइन करता है। समझ में आया भाई? कोई प्रॉब्लम? हाँ अभी मैं बता, ना गलत बोल गए आप, गलत बोल गए। अब मैं इसको भी क्लियर करने वाला हूँ, ओके। ये तब तक ये नोट करो। सो बच्चों मेन बात क्या समझ में आएगी, किसी भी चीज की पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए मेनली 3 बात बहुत जरूरी है। नंबर 1 रेफरेंस, जिसको हम फिजिक्स में एक प्यारा नाम दे देते हैं कभी कभी, ओरिजिन। क्या नाम देते हैं? ओरिजिन। सेकंड बात है बेटा डिस्टेंस, कितनी चली। रेफरेंस मैंने बोला था कहां से, है ना, और डिस्टेंस का मतलब कितनी दूर, ओके। एंड तीसरी बात आई बेटा डायरेक्शन, किस ओर, तेरी ओर, किस ओर, ओके, यस। तो 3 चीजें आपको जरूरी चाहिए हैं, तब आप पोजीशन पूरा डिफाइन कर पाओगे। बोलो ये लाइन समझ में आई ना। तो फिजिक्स में पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है? 3 चीजें। वेरी गुड बेटा, ओके। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि आप पोजीशन के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद कि पोजीशन 3 चीजों पर डिपेंड करती है। एक आपका रेफरेंस, दूसरा किस ओर मतलब डायरेक्शन, और कहां, कितनी ओर, कितना चले हो आप, 3 बातें। तो बताइए क्या लग रहा है कि पोजीशन क्या लग रही है आपको? ये स्केलर लग रही है कि वेक्टर लग रही है? बोलो भाई। वेक्टर क्वांटिटी। मतलब पोजीशन कैसी क्वांटिटी है? एक पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा पोजीशन का पूरा नाम कैरेक्टराइज कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। क्या कर दिया गया है? पोजीशन वेक्टर। तो आइए हम डिफाइन करते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओके। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो बेटा अब सबसे पहले पोजीशन वेक्टर किसके टर्म में डिफाइन है? रेफरेंस के टर्म में। किसके टर्म में डिफाइन है? रेफरेंस। और रेफरेंस किसके टर्म में डिफाइन होता है? रेफरेंस एक्सिस के टर्म में। रेफरेंस एक्सिस के टर्म में। देखो पोजीशन तब दे पाओगे जब आपको रेफरेंस पता होगा। मैं बोलूंगा बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, तो तुम बोलोगे सर 10 किलोमीटर दूर यहाँ, तो तुम्हारा रेफरेंस क्या हो गया? यहाँ से। मैं बोलूंगा बेटा यहाँ कहाँ है, वो जो यहाँ है मेरा घर, वो कहाँ है, तो पहले आपको उसको ही बताना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले हम जान लेते हैं रेफरेंस एक्सिस, क्योंकि इसी में ही होता है एक्सेस, AXES, क्योंकि इसी में डिफाइन होता है अपना रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस एक्सेस से ही डिफाइन होगा रेफरेंस पॉइंट। कहाँ से कहाँ तक हमें चलना, कहाँ से कहाँ तक, समझ गए ना। जैसे बेटा मान लो ये आपका घर था, ये पॉइंट P आपका घर है, और ये मेरा घर है जो आपको रेफरेंस पॉइंट दिख रहा है, जिस इज कॉल्ड पॉइंट O। तो बेटा पॉइंट O की भी तो जानकारी देनी पड़ेगी। अभी पॉइंट O तो छोटा सा पॉइंट है, उसकी भी जानकारी तो देनी पड़ेगी ना। तो पॉइंट O की जानकारी देने के लिए जनरली हम इसको ये मानते हैं बेटा, इसे हमने बोला रेफरेंस को मानते हैं अपन ओरिजिन। क्या मानते हैं? ओरिजिन। ये होता है बेटा एक्स एक्सेस, ये होता है मेरे बच्चे वाई एक्सेस, और अगर जरूरत हो तो 3D में अगर जा रहे हो तो जेड एक्सेस लो, नहीं तो 2D में काम चलता रहेगा। अपन तो जमीन में चलते हैं ना, तो जमीन में 2D, क्योंकि कैसे चलेंगे, लंबाई और चौड़ाई। बट मैं काश अगर तितली होती तो आवाज उड़ती, तो मेरे को 3 एक्सेस लगेंगे तब, समझ गए ना। तो यस ये हो गए। अब बेटा एक वेक्टर जो डायरेक्टली ज्वाइन करे रेफरेंस पॉइंट को किससे? डेस्टिनेशन पॉइंट से। द वेक्टर दैट इज ओरिएंटेड फ्रॉम रेफरेंस टू अ गिवन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। ए वेक्टर दैट इज ओरिएंटेड मतलब जिसकी दिशा हो, ओरिएंटेड फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट,
इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? उस पॉइंट का। क्योंकि मैं पूछूंगा बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, अरे सर ये है मेरा घर, तो हाथ जो गया ना, जो आपका हाथ गया, दैट इज व्हाट, क्या पोजीशन वेक्टर ही तो बता रहा ये है मेरा घर। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? तो ये पोजीशन डिसाइड करने के लिए आपका हाथ उड़ जाता है, सर इस तरफ सिविल लाइंस कहाँ है, इस तरफ। समझ गए? तो ये जो रिप्रेजेंट करता है ये पोजीशन वेक्टर को, समझ गए? उस समय आपका हाथ ये खुद बन जाता है ओरिजिन। क्लियर हुआ? बेटा लिखो, तो लिखो बेटा व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? लिखो, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? लिखो, द वेक्टर ओरिएंटेड फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट O, रेफरेंस पॉइंट O ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट O ब्रैकेट में फ्रॉम ओरिजिन टू अ गिवन पॉइंट, टू अ गिवन पॉइंट P, टू अ गिवन पॉइंट P is called position vector of point P, is called position vector of point P with respect to O, position vector of point P with respect to O, with respect to O, okay बेटा, with respect to O। क्लियर हुआ? लिखो, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, कहां से चले कहां तक चले। समझ गए? कहां से चले कहां तक चले, कहां से चले O से, कहां तक चले P तक, किस दिशा में चले उसके लिए क्या लगा दे बेटा, एरो। किस दिशा में चले, क्योंकि O से लेके P तक जाना तो था, मगर डायरेक्शन भी तो इम्पोर्टेंट है, बोलो हाँ, है ना? तो O से ले चले P तक, दिस इज कॉल्ड OP वेक्टर, OP वेक्टर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, बट लिखा नहीं जाता है क्योंकि दुनिया जानती है भाई कि रेफरेंस तो ओरिजिन है। समझ गए ना? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ऑब्वियसली आपको कहीं भी कोई भी चीज, अगर आपको, आपके पास अगर डेस्टिनेशन है, अगर आपके पास मंजिल है, तो शुरुआत तो भी होगी। बोलो बच्चों, आज आपकी शुरुआत है 11th की, मंजिल तो कहीं और होगी ना। तो शुरुआत है तभी तो मंजिल है। तो P पॉइंट हो गई मंजिल और O पॉइंट हो गई शुरुआती पॉइंट, रेफरेंस हो गया। समझ गया ना? क्लियर हुआ? यस 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 यस, ठीक है ना? अब चलो बेटा आ जाओ, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर देते हैं, ठीक है ना? इतना आ गया ना समझ में? बेटा डायग्राम बना लो, बना लो बना लो बना लो, जल्दी बना लो, जल्दी बना लो। अब बच्चों देखो, अब बात हो जाए यार, इस पोजीशन को अपन कैसे दिखाते हैं। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और अगर तुम्हारा मन करे तो तुम जेड एक्सेस बना लो। अभी नहीं बनाता हूं मैं, अभी आप एक्स एक्सेस मान लो। बेटा तुम बैठे हो, ये तुम्हारे सामने ये जो जा रही है ये ब्रांच, इसे मान ले बेटा एक्स एक्सेस, और ये मान ले बेटा क्या है, ये वाई एक्सेस। ये मैंने बना दिया बेटा ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, और जहां दोनों पॉइंट आकर के मिलते हैं एक दूसरे को बेटा, उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो ये हो गया बेटा, ये जो खुरचा दिख रहा है ना ये लास्ट वाला, इसे बोलते हैं बेटा ओरिजिन, ठीक है ना? अब बेटा याद रखना, एक्स एक्सिस के अलोंग जो सबसे छोटा वेक्टर होता है, सबसे नन्हा वेक्टर, पहला कदम, पहला कदम, ओके, उसे बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं उसे? आई कैप। क्या बोलेंगे? आई कैप। एक कदम आई कैप, दो कदम चलोगे बच्चों क्या बनेगा बेटा? 2i कैप। 3 कदम चलोगे बेटा क्या बनेगा? 4 कदम चलोगे क्या बनेगा? और x कदम चलोगे तो क्या बनेगा? वेरी गुड, दिमाग बिल्कुल वर्किंग है। तो अगर आप x कदम चल गए हैं तो यहां तक का जो बनेगा xi कैप बनेगा। सर ये क्या बनेगा xi कैप? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, xi कैप क्या बनेगा? इधर का डिस्टेंस बनेगा या इधर का डिस्प्लेसमेंट बनेगा? यस, डिस्प्लेसमेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि आप x कदम चले हो, तो x इज द डिस्टेंस कदम,
और किस ओर चले हो, आई कैप दिशा में चले हो। आई कैप क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन को। तो यदि आप अपनी चली गई दूरी को डायरेक्शन के साथ एसोसिएट कर दो तो जो बनता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस एसोसिएटेड विद वेक्टर। डिस्टेंस एसोसिएटेड विद वेक्टर मतलब आप अगर चलने के साथ साथ कितना चल रहे हो के साथ साथ किस दिशा में चल रहे हो ये भी बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कम बैक बच्चों, ज्यादा डीप में मत जाओ। अभी ये देखो कि आई कैप, 2 आई कैप, 3 आई कैप, 4 आई कैप, तो अगर x कदम चला है आई कैप की दिशा में, सो वेक्टर क्या जनरेट होगा बेटा, एक्स आई कैप। क्या वेक्टर जनरेट होगा, एक्स आई कैप। ये इधर का वेक्टर जनरेट है। ओके बेटा, चलो अब बेटा यहाँ चलो ऊपर की तरफ। अब हम जब बचपन में थे तो हमको ग्राफ बनाने को आता था। हमारे मास्टर साहब कहते थे बेटा चुन्नू तुम ग्राफ बना दो बेटा, कितना, 5,3 का। तो हम एक काम करते थे 1 2 3 4 5 और यहाँ से 3 ना चल के यहीं से चल देते थे, याद है, यहीं पर रख के चल देते थे ना। कुछ बच्चे तो यहाँ से चलते थे, फिर बेचारे ढूंढते रहते थे और ढूंढने में ऊपर चढ़ा देते थे। बट अपन ज्यादा होशियार थे, अपन 5 कदम यहाँ चले और 1 2 3 यहीं से चला देते थे, है ना, और लिख देते थे 5,3, क्योंकि चाहे 5 3 इधर से चलो या इधर से चल के यहाँ आओ, बात तो बराबर है। तो बेटा 5 कदम यहाँ चल गया, x कदम यहाँ चल गया, तो x कदम में क्या हो गया, एक्स आई कैप वेक्टर जनरेट हो गया। अब मान लो यदि मैं इधर 1 कदम चलता तो ये क्या होता बेटा, इसको बोलते हैं y एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, दैट इज कॉल्ड j कैप, दैट इज कॉल्ड, ये सबसे छोटा नन्ना मुन्ना, समझ गया ना, सबसे छोटा j कैप। 1 कदम j कैप, 2 कदम 2j कैप, 3 कदम 3j कैप, 4 कदम 4j कैप, और y कदम चलोगे तो क्या होगा, yj कैप। तो अभी आप 10th में जिस पॉइंट को पढ़ते थे, मैं हूं x, y, अब वो वेक्टर की फॉर्म में बनेगा, x कदम यहाँ चले और y कदम ऊपर चले। सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड xi कैप एंड दिस वेक्टर इज कॉल्ड yj कैप, yj कैप। और इसको ज्वाइन करने वाला फाइनल जो वेक्टर जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड, इसको आप बोल सकते हैं ओपी वेक्टर। क्या बोल सकते हैं, ओपी, ओ से लेके पी तक का वेक्टर, इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल आर से। किससे डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप, xi कैप प्लस, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म। क्योंकि बेटा देखो x डायरेक्शन में x कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब टुकड़े टुकड़े, है ना, टुकड़े टुकड़े। तो कुछ x कंपोनेंट है इसका x डायरेक्शन में, स्मॉल y कंपोनेंट है y डायरेक्शन में। सो वेक्टर क्या हो गया बेटा, xi कैप प्लस yj कैप। और अगर आप तितली बन के बाहर आ रहे हो, वी 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 वी, तो z वाला भी कंपोनेंट आ जाएगा बोर्ड के बाहर, तो बन जाएगा zk कैप। क्या बन जाएगा, zk। आ गया समझ में कि नहीं आया, याद आ गया। तो बेटा ये बन जाएगा बेटा r वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r वेक्टर इक्वल xi कैप प्लस yj कैप, xi कैप प्लस yj कैप। ये बनेगा 2D में, किसमें बनेगा, 2D में, मतलब जहाँ पे 2 डायमेंशन होंगी x और y। जमीन मेरा घर, समझ गया ना, एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। बट मैं आसमान में उड़ूंगी, आज मैं तो उड़ के चलूं मुक्ते गगन में, तितली बन के उड़ चली मैं 3D में। zk कैप क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा zk कैप, बिकॉज थर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा z। वो इसमें दिख नहीं सकता है क्योंकि मेरे पास 3 डिजिट वाला पेन नहीं है जो हवा में चलता हो। ओके ओके, तो ये x y z वाला ऐसे हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ अच्छे से ना। xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। क्या है बेटा, पोजीशन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस i कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस j कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस k कैप। ये क्या बताता है बेटा, क्योंकि ये बताता है कि आपने x एक्सिस की डायरेक्शन में x कदम चला है, x यूनिट चला है। ये बताता है यू हैव मूव्ड y यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यू हैव मूव्ड z यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। लेट्स सी एन एग्जांपल, इफ यू हैव मूव्ड 3i कैप प्लस, योर पोजीशन इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। Once again listen, not moved, your position is 3i cap plus 4j cap plus 5k cap. It means you have moved 3 kadam about x axis, 4 kadam about y axis and 5 kadam about z axis. So finally you have the position in space would be 3 4 5, 3 4
5 and your resulting position vector would be 3i cap plus 4j cap plus 5k cap। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो ये है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये है फाइनल आपका पोजीशन वेक्टर पॉइंट का दिखाने का तरीका। सर जी कितने बार बताओगे? ओपी से दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप पोजीशन वेक्टर ये हुआ। ठीक है जी, छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, खटाखट खटाखट खटाखट। चलो बच्चे मेरे लिख लो अगला टॉपिक, रेस्ट एंड मोशन। अभी क्या पढ़ाया बेटा मैंने? पोजीशन। अब अगला टॉपिक लिख लो, रेस्ट एंड मोशन। भैया रेस्ट क्या है, मोशन क्या है? दोनों टर्म्स हैं, टर्म्स। इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन। सर जी ये क्या है? ये है टर्म्स, टर्म्स। अब सबसे पहली बात, ये कैसे टर्म है? रेस्ट क्या है? रेस्ट इज अ सिचुएशन ऑफ अ बॉडी, इज अ सिचुएशन। रेस्ट एक अवस्था है, रेस्ट एक क्या है? अवस्था है, सिचुएशन है बॉडी की। अगर कोई बॉडी टस से मस नहीं हो रही है, टस से मस नहीं हो रही है ना? तो ये बताइए कि रेस्ट जो सिचुएशन है वो एब्सोल्यूट सिचुएशन है कि रिलेटिव सिचुएशन है? पहले तो चलिए इस बात पे बहस हो जाए, एब्सोल्यूट सिचुएशन है कि रिलेटिव सिचुएशन है? अच्छा आपने कह दिया एब्सोल्यूट सिचुएशन है। चलिए देखते हैं, तो हम बात कर लेते हैं। बेटा हम यहाँ पे खड़े हैं, लो रख दिया हमने पैर, अंगद के जैसे जमा दिया पैर, ये खड़े हो गए हम। अब बताइए हम रेस्ट में हैं रेस्ट में कि नहीं है? एब्सोल्यूट रेस्ट में है, एब्सोल्यूट रेस्ट में है। एब्सोल्यूट मतलब सबके संसार के प्रति रेस्ट में है। तो हम किसके लिए रेस्ट में हैं? अपने लिए, अपने लिए। वाह, आपने मेरा कंपैरिजन मेरे से ही कर दिया। ओके, सामने वाले लोगों के लिए, मतलब रिलेटिव बॉडीज के लिए, रिलेटिव बॉडीज के लिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो रेस्ट टर्म है और जो मोशन टर्म है ये रिलेटिव टर्म्स हैं। कैसे टर्म्स हैं? रिलेटिव। समझ गए ना? मैं कहूँगा तुम होशियार हो, या किसी बच्चे को कहूँगा बच्चों तो तुम होशियार हो, तो ये जो ये टर्म है होशियार होना, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। तुम होशियार हो, किसके कंपैरिजन में होशियार हो? किसी दूसरे के कंपैरिजन में तुम होशियार हो। मैं किसी बच्चे से कहूँगा तुम तो गधे हो, तो गधा है वो किसके कंपैरिजन में गधा है? वो मेरे कंपैरिजन में गधा होगा। एक्चुअली बात ये होती है, बोलना मत किसी टीचर को, ओके? तो गधे के कंपैरिजन में गधा नहीं बोलेगा, वो अपने कंपैरिजन में, थोड़ा माइंड के कंपैरिजन में उसको बोलेगा तुम तो गधे हो। वो अपने लेवल से उसको तौलता है, नॉर्मली होता यही है, या एक जनरल स्टूडेंट के लेवल में तौलता है। ओके, मतलब रेस्ट कैसा टर्म है? एक रिलेटिव टर्म है। मोशन कैसा टर्म है? एक रिलेटिव टर्म है। ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, क्योंकि और दुनिया की कोई भी बॉडी कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। यदि आप कहो मैं रुक गया, मैं किसके रिस्पेक्ट में रुक गया? भाई मैं इधर उधर की चीजों के रिस्पेक्ट में रुक गया हूं। ओके, आप अगर मेरे को मून से जाके देखोगे तो अर्थ घूम रही होगी, गोइंग 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 गोइंग, अर्थ घूम रही होगी। अर्थ के अंदर मैं भी हूं तो मैं भी घूम रहा हूँगा ना। वो देखो सर घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे। क्लियर हुआ ना? बट सिचुएशन क्या है, जैसे आप ट्रेन के अंदर चलते हो तो ट्रेन के लोग आपको रुके हुए लगते हैं, बट ट्रेन के बाहर से कोई देख रहा तो वो लोग उसको दौड़ दौड़ जाते लगते हैं। तो अंदर वाले लोगों के रिस्पेक्ट में क्या है? वो बंदा सामने वाला रेस्ट में, बट बाहर वाले के लिए विद रिस्पेक्ट टू मोशन है। तो बेटा मेरे क्या लॉजिक बना? लॉजिक ये बना कि रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म्स। ओ उल्टा बोल गया, रिलेटिव टर्म्स। कैसे टर्म्स है? रिलेटिव टर्म्स। समझ गया ना? क्लियर हो? मोशन भी रिलेटिव है, मोशन भी रेस्ट में नहीं है, मोशन भी रिलेटिव है, मोशन भी रिलेटिव टर्म्स है। कोई किसी के मोशन में है बट किसी के मोशन में नहीं है, किसी के मोशन में कोई नहीं है, मोशन भी रिलेटिव। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये कभी एब्सोल्यूट डिफाइन नहीं होते हैं। ओके, अब कोई किसी के मोशन में है, कोई किसी के मोशन में नहीं है। अब ऐसे देख लो, ट्रेन के अंदर दो लोग बैठे हैं, ये आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, मगर बाहर वाले के रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है। तो बाहर वाले के रिस्पेक्ट में हुआ तो क्या हुआ? रिलेटिव ही तो हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? बाहर वाले के रिस्पेक्ट में। तो ये भी रिलेटिव टर्म है। समझ में आया? अब ये जान लो कि हमें कोई ऐसा रिस्पेक्ट चुनना है जो सबके साथ सेम व्यवहार करे। हमने कहा ना विद रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव तो है मगर किससे रिलेट करें मेरे भैया? किससे रिलेट करें? तो कोई ऐसा ढूंढो
जो रिलेट करने में पक्षपात ना करे। समझ गए? और सुनते हो बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे हैं कि सुधर जाओ वरना समय सुधार देगा। मतलब टाइम जो होता है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। एक बहुत बढ़िया टाइम है, ईश्वर ने टाइम ऐसी चीज बनाई है कि जितना गरीब को मिलेगा उतना अमीर को मिलेगा, जितना टाइम छोटे को मिलेगा उतना टाइम बड़े को मिलेगा। टाइम किसी के, जितना एक सेकंड वक्त आपका, आपके लिए जितना एक सेकंड है मेरे लिए भी एक सेकंड उतना ही है। ऐसा नहीं कि आपका वाला एक सेकंड इतना और मेरा वाला एक सेकंड इतू। तो टाइम सबके लिए सेम है। सो टाइम इज द बेस्ट रिस्पेक्ट, टाइम इज द बेस्ट रिस्पेक्ट। तो इसीलिए आजकल जितना भी मोशन होता है उसको हम किसके रिस्पेक्ट में रिलेट करते हैं? विद टाइम। बल्कि रिलेशन हर जगह टाइम से ही होता है। बातों बातों में बोलते हैं क्या बात है तुम्हारे तो आजकल बहुत भाव बढ़ गए हैं, आजकल तुम्हारे बहुत भाव बढ़ गए हैं। सामने वाले से पूछ लिया करो बेटा किसके रिस्पेक्ट में, तो उसमें मन में ध्यान लगा के बोलेगा हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं किसके रिस्पेक्ट में। अब बाद में समझ में आएगा हाँ टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पहले भाव कम थे आज भाव ज्यादा हो गए। टमाटर पहले सस्ता था बाद में ज्यादा हो गया, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो जितने भी ये प्राइसेस होते हैं ना, प्राइसेस, भाव भाव भाव, है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में बढ़ते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सो टाइम जो है इज द यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, टाइम इज द यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, है ना। मतलब टाइम किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, इसलिए उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिस्पेक्ट। वो सबके लिए सेम फ्रेम में चलता है। अब आप उसको पकड़ सको तो पकड़ लो भैया, ठीक है ना। तो रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स, और इनको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में। अब भूल जाओ चीजों के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि कब तक चीजों के बीच में रहोगे? कभी यहाँ जा रहे हो कभी वहां जा रहे हो, यार चीजें बदल रही हैं, आसपास की चीजें बदल रही हैं, मगर टाइम तो वही है ना। इंडिया में रहोगे तो भी वही वाला टाइम चलेगा, 1 घंटा यहाँ का 1 घंटा कहीं और का, वो 1 घंटे ही होगा। ओके, तो टाइम फिक्स रहेगा, इसलिए जो चीज बदले ना वो मानते हैं रिस्पेक्ट। तो हम पूरे मोशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे? पूरे मोशन को हम बच्चा लोग किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। बोलो अब आई बात समझ में ना? चलिए, तो अब थोड़ा सा लिख लेते हैं या सुन लेते हैं। ओके बच्चों, तो लिखिए रेस्ट की डेफिनेशन फटाफट, मैं जल्दी बोल दूंगा, तुम धीरे धीरे करके लिखते रहना। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय बीतता जा रहा बट बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, और विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। मतलब आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में और खुद टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी अगर स्थिति को, पोजीशन को ना बदले, देन इट सेड टू बी एट रेस्ट। एंड इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज सेड टू बी इन मोशन। अब यार एक नया वर्ड आ गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यार इस पर डिस्कस हम बहुत करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी के लिए अभी मैं समझा दूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो दिमाग के तोते उड़ जाएंगे, इसलिए अभी अपन नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जिस सिचुएशन में तुम हो, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ओके, आया समझ में बच्चों? आ गया समझ में ना? यस। थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं एक्सप्लेन और कर देता हूँ। बेटा एक ऑब्जर्वर है, वो स्टेशन पे बैठा हुआ है। अब स्टेशन पे पेड़ लगा हुआ है, तो उस बैठे हुए ऑब्जर्वर को पेड़ कैसा लगेगा बेटा? रेस्ट में। कैसा लगेगा? रेस्ट में। अब यही ऑब्जर्वर ट्रेन में बैठ जाता है, ट्रेन के अंदर बैठ जाता है, ट्रेन चल रही, तो ट्रेन आगे चलती है तो ट्री कहाँ ज्यादा दिखाई देता है? पीछे। तो अब उसको ये ट्री कैसा दिखाई देगा? मोशन में। समझ में आया ना? क्लियर हुआ ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक बार उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग था, तब उसको रेस्ट में दिखाई दिया। उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? प्लेटफॉर्म था। क्या था? प्लेटफॉर्म। बट दूसरी बार में उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया मूविंग ट्रेन। क्या बन गया? मूविंग ट्रेन। समझ में आ गया ना? तो आपका ये सारी चीजें, ये कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। सो मैं बात कर रहा था बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस कवर्ड। अब यार ये समझो यार, जब आप चलते हो, अब अपन ने पूरे मोशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर दिया है? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया है। बट यदि रेफरेंसेस की बात करो तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब हम 3 डायमेंशन में अपने मोशन को एडजस्ट करेंगे। अब यार एक काम करो, ये पेन दे दो थोड़ा सा मुझे। 3 पेन, ये देखो बेटा, ये आपके सामने बेटा 3 एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, एक्स एक्सिस,
ये है वाई एक्सिस और ये है जेड। अच्छा, इसे अगर आप एक्स वाई मान लो तो इसको जेड मान लो। जनरली हमारी दुनिया में ये एक्स होता है, बोर्ड वाला हिस्सा है ना, जमीन में हम लोग जब चलते हैं तो हम कैसे चलते हैं, ये वाला एक्स होता है, ये वाई होता है, हम ऐसे तो चलते हैं, हम उड़ते तो नहीं हवा में ना, तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया और ये क्या हो गया, जेड। समझ में आ रहा है बच्चों, देख लो अच्छे से। हाँ, अब ये 3 एक्सेस हैं। अब बेटा देखो, आप मोशन कर रहे हो, अब आप मोशन कर रहे हो, ये आपका मोशन देखना ऐसा है, आप बिल्कुल ये ऐसे चल रहे हो, स्वी इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट है इसके सामने। तो आपका तीन एक्सेस में जो आपके पोजीशंस के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे वो कौन से वाले होंगे, केवल एक्स वाले। अगर आप ऐसे आ रहे हो सामने वाले तो आपके कौन से कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, केवल वाई वाले। और अगर आप ऐसे चल रहे हो फ्लैट ऊपर की तरफ तो आपके कौन से कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, जेड वाले। तो अगर आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स यू आर चेंजिंग ओनली 1 कोऑर्डिनेट, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशन मोशन। समझ गए? देखो बनाता हूं मैं बुक इधर ग्राफ पे। ये आपके पास 3 एक्सेस है, एक्स वाई जेड। अब आपने यहां से चलना शुरू किया, यहां पर आपकी पोजीशन क्या है बेटा, वाई एक्सेस है, इसको एक काम करो जेड मान लो एक्सेस, 0 0 2 ये आप मान लो, 0 0 2 इस पोजीशन पे हो आप। ओके, एक काम करो 2D में समझो, तोते कम उड़ेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 10th क्लास में थे ना 2D। ये आ गया, ये होता था क्या 0,1, ये क्या होता था बेटा 0,2 यहां आ गए, बोलो क्या हो गया 1,2, क्योंकि एक्स में चल गए ना 1, वाई में तो वहीं पे हो, हिले नहीं हो टच से बस। फिर क्या हो गया बेटा 1,3, फिर क्या हो गया बेटा 1,4, फिर क्या हो गया बेटा 1,5। बेटा ये बताओ क्या चेंज हो रहा है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट बस चेंज हो रहा है। देख लो, आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट बस चेंज हो रहा है। सो ये मोशन कैसा, अब इसमें जेड एक्सिस भी आ जाए तो हमें क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, हमारा मोशन तो यही बना रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशन मोशन, क्योंकि केवल इसमें आप एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहे हो या वाई के पैरेलल चल रहे हो या जेड के पैरेलल चल रहे हो तो केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। बट ये देखो बेटा, मतलब पैरेलल एक्सिस के पैरेलल चलोगे तो। ओके, सेकेंड देखो, आप एक्स वाई जेड, आपने ये मोशन ट्रेवल किया, देखो बेटा, तो यहाँ पे x क्या था, मान लो 1 था और y कितना था 2 था। आगे चले आओ बेटा, x कितना हो गया बेटा यहाँ पे 2, y कितना हो गया 3। तो देखो x 1,2 और यहाँ पे 2,3। तो देखो बेटा दोनों चेंज हो रहे हैं, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, मतलब 2 कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली जब बेटा 2 कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होते हैं, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशन मोशन। दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशन मोशन। समझ में आया ना? अब बेटा यदि मान लो इसी चीज को मैं बाहर लेके आ जाता बोर्ड की, तो एक्स और वाई भी चेंज होते और साथ में क्या चेंज होता, जेड भी चेंज होता, क्योंकि ये एक्सेस भी कंट्रीब्यूट होता। तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशन मोशन, बिकॉज एक्स वाई जेड तीनों चेंज होते। आया ना समझ में? तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशन मोशन। चलो 1 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। 1 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल, एक अगर कोई बॉडी आसमान से फ्रीली फॉल हो रही है, फटाक आसमान से फ्रीली फॉल हो रही बेटा, देखो क्या ट्रेवल करेगी, ओनली जेड, ओनली क्या ट्रेवल करेगी बेटा, या वाई मान लो, इस रेफरेंस में वाई मान लो बेटा। कोई चीज यहाँ से गिरी, देखो वहीं घड़ाक के गिर रही है बेटा, देखो कोई, हाँ न्यूटन लॉ में कोई भी चीज नीचे गिर रही है बेटा, एप्पल वाला गिरने वाला एग्जाम्पल, उसका क्या चेंज होगा बेटा, केवल वाई चेंज होगा। क्या चेंज होगा भाई, ऐसे थोड़ा ना गिरेगी, ऐसे 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 थोड़ा ना गिरेगी, पतंग नहीं होगा, ऐसे सड़क से ऐसे गिरेगी ना, तो क्या चेंज हो रहा, ओनली वाई, है ना? यस। तो कैसा मोशन हुआ बेटा, 1 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन बेटा, सांप कैसे चलता है जमीन में, ऐसे चलता है ना, 2 डायमेंशन। सांप उछल के तो नहीं चलता ना, ये 2 डायमेंशन हो गया। समझ गए ना? क्योंकि सांप में 2 कोऑर्डिनेट, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं 2 डायमेंशन। उड़ने वाले कीड़े 3 डायमेंशन, उड़ने वाले मेढक पक तड़ाक ऐसे कूदता है, यहाँ से आता है, प्रोजेक्टाइल कोई भी 3 डायमेंशन। या काइट कैसे चलती, तीनों ट्रेवल करती, एक्स भी ट्रेवल करती, वाई भी ट्रेवल करती, जेड भी ट्रेवल करती है। सो व्हेन यू ट्रेवल 3 कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली, दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशन मोशन। आ गया समझ में बेटा? सो दिस इज टाइप ऑफ मोशन।